टॉपिक है जेएस मिल। शो नहीं करना भाई। सबसे पहले हम जानेंगे कि जेएस मिल कौन थे। तो जेएस मिल एक ब्रिटिश फिलोसोफर थे जिनका जन्म लंदन में हुआ था 1870। जो बॉयज लास्ट रो में शो नहीं करना तीनों में, फिर बोल लास्ट बार बोला मैंने, अब दोबारा नहीं बोलूंगा, है ना। जेएस मिल का जन्म 1870 में हुआ था लंदन में, और इनके पिता का नाम था जेम्स स्टुअर्ट मिल, और इन्हीं के एक फ्रेंड थे जिनका नाम था जेरोम बेंथम। और जो जेरोम बेंथम और जो जेएस मिल के फादर थे वो दोनों उनको घर में ही पढ़ाते थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं की। क्योंकि जो जेरोम बेंथम थे उन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था उपयोगिता का सिद्धांत। तो उपयोगिता का सिद्धांत ये बोलता है कि जितना मतलब जो चीज़ हमें करने में अच्छा लगता है, जिस चीज़ को करने से हमें खुशी मिलती है, वही काम हमें करना चाहिए, और जिस काम को करने से हमें दुख मिलता है वो काम हमें त्याग देना चाहिए। अच्छा, आपने बोला इन्होंने एक सिद्धांत दिया उपयोगिता का, लिखेंगे आप इस पे, लिखेंगे टेबल पे, लिखो जरा। अच्छा भाई आप बताओ भाई, आप में से कौन बच्चे बताएंगे, बोलो उपयोगिता का सिद्धांत कोई बताएगा इस रो में से, बोलो भाई। आप बोल सकते दोस्त, जेरोम बेंथम का उपयोगिता का सिद्धांत क्या था? कोई बच्चा जो इस रो में बैठा है, शोनी भाई, उपयोगिता का सिद्धांत इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको? यूटिलिटेरियन। हाँ, यूटिलिटेरियनिज्म लिखो बेटा, है ना। ये सिद्धांत दिया उन्होंने, यूटिलिटेरियनिज्म। इंग्लिश में इस वर्ड का क्या मतलब है भाई? यूटिलिटी का सुना है वर्ड यूटिलिटी? जैसे व्हीकल भी होता है इस तरह का, इसको बोलते हैं उपयोग, ठीक है। अच्छा बोलो, शाबाश बेटा। इस सिद्धांत में यही था कि इंसान को वो काम करना चाहिए जिस काम को करने से उसको प्लेजर मिलता है या खुशी मिलती है, और उस काम को उसको त्याग देना चाहिए जिस काम को करने से उसको दुख मिलता है। तो ये जो सिद्धांत था ये वैसे जेरोम बेंथम ने दिया था, लेकिन बाद में जेएस मिल ने इस पर भी काम किया और उन्होंने इस पर भी अपने मतलब थॉट्स लिखे थे। और जेएस मिल के बारे में अगर हम जानें तो उन्होंने 4 साल की उम्र में ग्रीक लैंग्वेज सीखी थी, और 7 साल की उम्र में लैटिन, और 13 साल की उम्र में मतलब उनको इतना नॉलेज हो गया था जितना नॉलेज आजकल हमें है। यानी कि अगर वो हमारे साथ भी बैठेंगे तो कम से कम 13 साल की उम्र में तो उनके पास हमसे ज़्यादा नॉलेज था। और अगर साथ ही साथ उसके बाद जो जेएस मिल है उनको उनके जो फादर की कंपनी थी उसमें एक सेक्रेटरी बेटा ये जो बच्चे तीनों चारों बैठे हैं, आगे आ जाओ चारों, आगे आ जाओ सारे, मसलमैन खड़े हो जाओ। ये तो बाहर भागो या अंदर, दो ऑप्शन है, पीछे नहीं, मुंह नहीं चलाना ना। चलो आप बोलो। और जब वो 17 साल के थे तब उनको ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी मिली थी, जब वो 17 ईयर्स के थे। ये बात हो रही है जेएस मिल की? अच्छा। और उसके 2 साल बाद जब वो रिटायर हो गए थे उसके बाद वो हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर भी बने थे। एक मिनट रुको, कोई बताएगा भी बच्चा आप में से? ऐसे तो मुंह बड़े चलाते हैं, अब सामने बोलते क्या, मैं शब्द नहीं यूज करता कैमरे में, पर क्या हो रहा है बोलो। हाउस ऑफ कॉमन क्या होता है? बोलो शाबाश। हाँ, मतलब कहाँ की लोकसभा होती है? मतलब इंग्लैंड की ना, इंग्लैंड की में जो हमारी लोकसभा है वहाँ वो हाउस ऑफ कॉमन, आम आदमी का सदन बोलते हैं ना। गुड, और दूसरी होती है उसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं। हाँ, बड़े सदन को हाउस ऑफ लॉर्ड्स। शाबाश। और उसके बाद क्योंकि जेएस मिल ने स्टार्टिंग से उनमें इतना बर्डन पड़ गया था पढ़ाई का, तो उसके बाद उनका थोड़ा सा मेंटल ब्रेकडाउन हो गया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी मतलब परेशान हो गए। तो इस वजह से उन्होंने उस टाइम पे कई बुक्स पढ़ी थी, जिसमें से वर्ड्सवर्थ की पोइट्री थी, और उन्होंने एक बुक पढ़ी थी डी टॉकविल की जिसका नाम है डेमोक्रेसी इन अमेरिका। मतलब एक विद्वान है डी टॉकविल, देख सकते हैं आप अपने फोन में, देखिए ऑन कीजिए, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, एलेक्स है, डी टॉकविल नाम है उनका, आप देख सकते हैं। डेमोक्रेसी इन अमेरिका, ये किताब पढ़ी, इससे इंप्रेस हुए, शाबाश। और डेमोक्रेसी इन अमेरिका में मेनली डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बारे में बताया गया था। उसमें जैसे बात की गई थी डायरेक्ट डेमोक्रेसी की, लेकिन जो जेएस मिल थे उन्होंने डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात नहीं की, उन्होंने बात की रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की, जिसमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो लोग होते हैं वो अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, जिस मतलब जो उन पे शासन करेगा या फिर जो उनकी मतलब हेल्प करेगा, एक तरह से जो शासक होता है। तो उसकी बात की है जेएस मिल ने। उसके बाद जो जेएस मिल की अगर हम वाइफ की बात करें तो उनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है जेएस मिल की लाइफ में, क्योंकि जो उनकी वाइफ थी हैरियट टेलर, उन्होंने मतलब उनके साथ मिलकर 2 बुक्स लिखी थी, जिसका नाम है एक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो कि 1869 में लिखी थी उन्होंने। सब्जेक्शन शब्द का मीनिंग क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा? अगर आपको नहीं आ रहा फोन पे देख के बताओ। सब्जेक्शन ऑफ वुमेन क्या होता है? सब्जेक्शन, हाँ बोलो, कोई बोल रहा था क्या है सब्जेक्शन? और दूसरी लिखी बोल रहे हैं आप?
ऑन लिबर्टी। हाँ, बट उन्होंने बुक्स तो वैसे बहुत सारे लिखे, लेकिन ये जो 2 बुक्स है ये इन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर तो कहीं ना कहीं इन बुक्स में उनकी वाइफ का थॉट भी मिलता है साथ ही साथ। अच्छा। और जो ऑन लिबर्टी बुक है वो उन्होंने अपनी वाइफ को समर्पित की है। अच्छा, इस हैरियट को। हाँ जी। अच्छा, बहुत ही ब्यूटीफुल। कोई और बताएगा भाई? देखो इन्होंने बताया हमें कि ऑन लिबर्टी, अच्छा उसको डेडिकेट की इसने। हाँ। और जो द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है वो उन्होंने उनके साथ मतलब मिलके लिखी, क्योंकि तभी वो थोड़ा और जान पाए ना अपनी औरतों के वाइफ। बारे में। हाँ जी। तब और जो उन्होंने अपनी फर्स्ट बुक लिखी है उसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। अच्छा। जो उन्होंने 14 साल की उम्र में लिखी है। शाबाश। एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना। इस तरह से हम जान सकते हैं कि ये स्टार्टिंग का दौर था, यानी कि जब जेएस में मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहे थे, तो जब उन्होंने ऑन लिबर्टी पे लिखा तो उस जो ऑन लिबर्टी उन्होंने 1859 पे उनकी जो बुक है वो प्रकाशित हुई थी। अगर हम लिबर्टी की बात करें तो सबसे पहले इस पे जो लिखा गया था वो लिखा था जॉन लॉक ने। जॉन लॉक को मतलब हम फादर ऑफ लिबरलिज्म भी मानते हैं, फादर ऑफ लिबरलिज्म। अच्छा, अगर आपको पेपर में जॉन लॉक आता है तो जॉन लॉक फादर ऑफ लिबरलिज्म है ना। वैसे तो फादर ऑफ लिबरलिज्म जॉन लॉक को मानते हैं, लेकिन फिर भी लिबर्टी की बात सबसे ज़्यादा की है जेएस मिल ने की। हाँ जी। क्योंकि जो जॉन लॉक थे उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने 3 नेचुरल राइट्स की बात की थी, जिसमें उन्होंने लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी की बात की थी। लेकिन जॉन लॉक ने सबसे ज़्यादा जो काम किया वो उन्होंने प्रॉपर्टी पे किया था, इसीलिए जो हम ज़्यादातर जो श्रेय मानते हैं अगर लिबर्टी में तो वो जेएस मिल का ही माना जाता है। ये कारण लगता है आपको है ना? कोई और बच्चा कोई और कारण बताए क्यों हम मिल की लिबर्टी के कॉन्सेप्ट को ज़्यादा फेमस मानते हैं एज कम्पेयर टू जॉन लॉक? कोई बच्चा बोलेगा? कोई भी कॉमन सेंस लगाओ अपनी कम्पशन आपकी। ये मैडम ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, मेरा तो दिमाग खोल दिए। बोलो कौन बोलेगा क्यों मिल की किताब जॉन लॉक की तुलना में ज़्यादा प्रसिद्ध है लिबर्टी के लिए? बोलो, कोई बोलेगा? गैस वर्क करो, कोई बोलना चाहता है? चलो अभी आप छोटे भी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। तो कारण ये था बेटा, जॉन लॉक ने लड़ाई लड़ी राजाओं के खिलाफ कि राजा को बाप का अधिकार नहीं है, हम सबको अधिकार है, भगवान ने हमें बनाया। इसने लड़ाई पता किससे लड़ी? टॉकविले पढ़ा इसने लड़ाई लड़ी समानता के कॉन्सेप्ट से। ये बोलता है पहले स्वतंत्रता को खतरा किससे था? राजा से। राजा बोलता था मेरी मर्जी, मेरी बात सुनो, मैं भगवान का अवतार हूँ, मेरी गल सुनो। अब खतरा पता किससे है? राजा तो खत्म हो गए, अब खतरा है बराबरी से। अब लोग पता क्या बोलेंगे? तू अलग क्यों है भाई, हम सब सेम है। अगर हम सब ऐसे कपड़े पहनते हैं, सारे बच्चे ऐसे कपड़े पहने। अगर हम सब पैंट पहन रही है, सब पैंट पहन। कोई बोले नहीं जी मैं अलग हूँ ना। बोलता है आधुनिक समय में बेटा लिबर्टी को सबसे ज़्यादा खतरा किससे होने वाला है? इक्वालिटी की फीलिंग से। अब लोग बराबरी के नाम पे, चाहे राष्ट्रवाद क्या है, बराबरी है ना, हम एक राष्ट्र के हैं। साम्यवाद क्या है, बराबर करेंगे, वाद के नाम पे एक दूसरे को मारेंगे, ऐसा ये बोलता था। इसीलिए इसका वर्क ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिबर्टी पे, क्योंकि मॉडर्न टाइम में इक्वालिटी से लोगों को खतरा हो गया है। लोग अब इक्वालिटी के नाम पे जो एक बंदे की डिसएग्रीमेंट है कि मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, उसको तंग कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बांग्लादेश में क्या हो रहा है इस टाइम? क्यों वो उन हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं या बुद्धिस्टों को क्यों मार रहे हैं? इसलिए नहीं मार रहे कि वो कोई उनकी नफरत में, उनको समस्या ये है उनके हिसाब से हर एक बांग्लादेशी को मुस्लिम होना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से बांग्लादेशी एक मुस्लिम देश है। तो वो उनको लग नजर आ रहे हैं, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं, कोई माता की आरती कर रहे हैं, इसलिए वो अटैक कर रहे हैं उनके ऊपर। तो वो इसलिए नहीं मार रहे, वो चाहते हैं कि अगर वो सारे आज कन्वर्ट हो जाए, मुस्लिम बन जाए, तो उन पर कोई अटैक नहीं होगा बांग्लादेश में। समझे मेरी बात? मतलब आज लोग इसलिए दूसरे पर अटैक कर रहा है, तू मेरे जैसा क्यों नहीं है, हम बराबर क्यों नहीं है, तू अलग क्यों है। सबसे बड़ा खतरा इस चीज़ का है। और फिर लोग क्या बोलेंगे, हम 90 एक तरफ खड़े, तुम 10 उस तरफ खड़े, तुम समझदार है, हम ज़्यादा है ना। डेमोक्रेसी क्या होता है? बहुसंख्या का रूल। तो भैया हमारी बात सुनो, तुम 10 हमारी बात सुनो, नहीं तो तुम तो गलत हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में इस बंदे ने किताब लिखी, इसीलिए इसकी किताब को जो है लिबर्टी के ज़्यादा महत्वपूर्ण ऊंचे पद पे रखा जाता है इसको, है ना। शाबाश बेटिया। और बोलो। और अगर अब हम बात करते हैं जो ऑन लिबर्टी पे, क्योंकि इनका मेन रोल इसी पे था। हाँ। तो जो लिबर्टी के बारे में जो जेएस मिल ये बोलते हैं कि मतलब व्यक्ति पे प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। जैसे अगर हम स्वतंत्रता बोले तो क्या मतलब होता है स्वतंत्रता का? हाँ बोलो, कोई बोलेगा स्वतंत्रता का क्या मतलब है? आप बोलो सर, बड़े हैंडसम लग रहे हैं, आप बोलो स्वतंत्रता का क्या मतलब है, अपने शब्दों में बोलो।
सर स्वतंत्रता का मतलब है मतलब आज़ादी, जैसे किसी भी चीज़ को करने की आज़ादी। आज़ादी हो, है ना, बंधन ना हो आपके ऊपर, है ना। बहुत बढ़िया, आप बोलो सर, बोलो। ये कि मतलब हर मतलब किसी भी व्यक्ति को वो करने की आज़ादी हो जो वो करना चाहता है, लेकिन इसमें एक ये बात है कि वो इससे किसी दूसरे को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। वो है मतलब एक्चुअल जो फ्रीडम है। हाँ मतलब करो पर किसी को नुकसान नहीं नुकसान पहुंचाओ। ना। वाह वाह। और इसीलिए जो JS मिल है उन्होंने इसमें हार्म प्रिंसिपल भी दिया है इसी अच्छा टॉपिक में। लिखो ना क्या है हार्म प्रिंसिपल। किसी ने पढ़ा हो इससे पहले, क्योंकि सिलेबस आपका भी है, मैडम का ठेका नहीं है। कोई बोलेगा क्या है हार्म प्रिंसिपल, इससे पहले मैडम एक्सप्लेन करे। कोई करना चाहता है? मैडम आप करेंगी? कोई और बोलो, हाथ खड़ा कर सकता है। हार्म प्रिंसिपल क्या था इनका, आपको है कुछ आइडिया भाई साहब? हार्म प्रिंसिपल, हाँ बोलो बेटे, आप बोलो। मुझे हाथ लगा। किया किसने किया, बोलो भाई। हाँ बोलो बोलो, आप बोलेंगे? हाँ बोलो सर, ठीक है बोलिए, हाँ जोर से बोलो। आपने क्या हाथ खड़ा, बोलो। हाँ बोलो बोलो। अरे ना सामने सामने ये चढ़ जाना है शाम को, मैं कसम से खा रहा हूँ, चढ़ेगा ये, बोलो। ये तो चढ़ना ही है नेक्स्ट पे, बोलो। किसने हाथ खड़ा किया था बेटा? ना शर्मा रहे बच्चे, थोड़ा भी कमजोर है दिल के। अच्छा आप बोलो मैडम, हार्म प्रिंसिपल बोल सकती है आप? बोलो, आप बोलो। हार्म प्रिंसिपल ये Sorry, इस तरह sorry. से कि मतलब व्यक्ति कोई भी कार्य कर सकता है जो वो करना चाहता है, लेकिन ये बात है कि उसको मतलब कि किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। जो आगे इन्होंने अपनी थ्योरी बताई है ऑन लिबर्टी के 3 चीज़ों के बारे में बताया, उसी में मैं हार्म प्रिंसिपल को एक एक में डिफाइन करूंगी। ठीक है। किस तरह से उन्होंने बताया था इसके बारे में। तो ऑन लिबर्टी पे उन्होंने 3 नेचर्स की बात की है, जिसमें फर्स्ट है फ्रीडम ऑफ एक्शन। फ्रीडम ऑफ एक्शन, हर बंदे को कार्य करने की आज़ादी, चाहे बंदा हो चाहे बंदी, ठीक है, या फिर कोई बीच में है तो वो भी हो सकता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बात रखने की आज़ादी, काम करने की आज़ादी, स्पीच। और तीसरा बोल रही है मैडम फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व की। वाह वाह वाह। तो सबसे पहले जानेंगे हम फ्रीडम ऑफ एक्शन के बारे में। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन से हम समझते हैं एक्शन यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, यानी कि हमें अपना काम करने की आज़ादी। तो इसके बारे में उन्होंने 2 चीज़ लिखी। एक्शंस हमारे 2 तरह से होते हैं, एक होते हैं सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस और एक होते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शंस। अब नाम से हमें पता लग रहा है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन का मतलब है जो हमसे रिलेटेड है। जैसे कि अगर मैं अभी कोई भी काम कर रही हूँ, अगर वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, तो उसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। जैसे कि अगर इस कमरे में अगर हम बात करें, अगर मैं गाना सुन रही हूँ या फिर कुछ भी कर रही हूँ, तो उससे मतलब किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, तो इसीलिए इसमें गवर्नमेंट किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं हो सकती है। मतलब आपका मतलब कि उस एक्शन का असर मेरे पे ही पड़ना चाहिए, किसी और पे। मतलब बंद कमरे में जाके साइड में मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो, या कोई स्मोक कर रहा है, पर किसी पब्लिक प्लेस पे नहीं कर रहा, तो वो उसका पर्सनल हो गया, मतलब ऐसा बोलते हैं। हाँ तो क्योंकि वो अपना, क्योंकि मुझसे रिलेटेड है ना वो, इसीलिए गवर्नमेंट इस पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती है। और अगर मैं वैसे अगर मैं कोई लाउड म्यूजिक लगा रही हूँ तो उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो सकती है, क्योंकि जैसे मान लो अगर साथ में कोई हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मतलब मरीज होते हैं, तो इससे उन पे मतलब असर पड़ेगा, इसीलिए गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। वो होता है अदर रिगार्डिंग ऑप्शन। और तो इस दोनों में डिफरेंस ये है कि सेल्फ रिगार्डिंग है जो सिर्फ हमसे रिलेटेड है और उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, और जो अदर रिगार्डिंग का मतलब है कि उसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है और कहीं ना कहीं दूसरे को भी नुकसान पहुँचता है मतलब उसमें। वाह। और इसमें लेकिन कुछ अपवाद सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन के ऐसे भी, जैसे मैंने कहा कि अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ लेकिन उससे किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुँच रहा है, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं करेगी। लेकिन अगर मेरे एक्शन का मुझ पे ही मतलब प्रभाव पड़ रहा है, तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो सकती है। जैसे कि अगर कोई ब्रिज है वो टूटने वाला है, ठीक है, और अगर मुझे पता है कि वो टूटने वाला है, लेकिन मैं फिर भी अगर उस ब्रिज को क्रॉस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि उससे मुझे हानि पहुँचेगी। अच्छा। इसीलिए गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होती है। और साथ ही साथ इसमें जो और एग्जाम्पल भी हम दे सकते हैं, जैसे अगर अल्कोहल कंजप्शन की, हाँ ज़्यादा पी रहा है, या सिगरेट की डब्बी पे लिखा होता है, देखो आप पीते भी होंगे जाके, कई बच्चे होते हैं ऐसे ऊपर जाके पी रहे होंगे, तो उसमें लिखा होता है इसको पीने से कैंसर होता है। उसके सड़े हुए फेफड़े बनाए जाते हैं 2, तो वो इसलिए बनाए जाते हैं कि कोई जाग जाए, कोई अवेयर हो जाए सरकार, अदरवाइज उसमें वो फेफड़े बनाने की जरूरत नहीं है, पर वो सरकार ने फोर्स किया उनको कि उसके ऊपर एक लिखा जाए इट इज़ इंजूरियस फॉर हेल्थ, तब भी आपने गेड़ा देना है, तो फिर मतलब है ना, ठीक है, आके बोलो शाबाश। और बाकी अगर इसमें हार्म प्रिंसिपल के बारे में जाने, तो हार्म प्रिंसिपल का मतलब यही है कि मेरे द्वारा किए गए एक्शन का मतलब किसी दूसरे पर अगर प्रभाव पड़ रहा है तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व होगी। अगर मेरे द्वारा किए गए एक्शन का किसी दूसरे पर प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। गुड बेटी। और साथ
साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई थी कि हार्म प्रिंसिपल उन लोगों पे लागू नहीं होता है जो मेंटली थोड़े डिसेबल होते हैं। अच्छा। और जो छोटे बच्चे होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जैसे कि उनके लिए कुछ कानून अलग तरह से होते हैं। जैसे अगर हमने सुना ही होगा कि अगर 18 साल से कम उम्र के बच्चे, जुवेनाइल बोलते हैं उसको, हाँ, किशोर। तो उस तरह से उनके लिए रूल्स कुछ अलग होते हैं। लेकिन अगर वैसे अगर कोई बड़ा व्यक्ति कुछ इस तरह का कार्य करता है जिससे कि किसी दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो उसके लिए वो रूल्स अलग होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस क्लास में कोई है भाई जो 18 साल से छोटा हो, हाथ खड़ा करो। है अगर कोई छोटा है और मेरा सर फाड़ देता है तो उसको सीधे जेल नहीं होगी, उनके अलग कानून होते हैं। उनको सुधार गृह भेजा जाएगा और कुछ दिन के बाद उनको वापस घर भेजा जाएगा ताकि वो बर्बाद ना हो। ऐसा जुवेनाइल जस्टिस बोलते हैं इसको। अगर आप पर मेजर नहीं है आपका, पर एक एक्ट है जुवेनाइल जस्टिस, किशोरों के लिए न्याय है ना। आगे बोलो, शाबाश। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी इसमें लिखा था कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है उसमें भी मतलब हार्म प्रिंसिपल का जो रूल है वो लागू नहीं। अच्छा नहीं होगा, क्योंकि उनका मानना था कि जो नॉन यूरोपियन कंट्रीज है वो इतनी डेवलप नहीं है, हमारे पास दिमाग कम है, बड़ा ऐसा मतलब था उनका। ठीक है, जी स्मिथ का मानना ये था। तो फ्रीडम ऑफ एक्शन क्लियर हो गया कि इसमें दो ही चीजें हैं, ठीक। सेल्फ रिगार्डिंग और अदर अदर रिगार्डिंग। रिगार्डिंग। और उसके बाद आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये तो बात से लग रहा है कि स्पीच और एक्सप्रेशन यानी कि हमें आज़ादी होनी चाहिए, जो भी हमारे भाव है उनको रखने की, अपने विचारों को व्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। Good. अगर हम सबके विचार सेम होंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि मतलब सबका थॉट प्रोसेसिंग सेम नहीं हो सकती है, क्योंकि सबकी थॉट प्रोसेसिंग अलग है, सबका सोचने का तरीका अलग है। और कहीं ना कहीं इस वजह से जो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव माइंड्स हैं, वो ज़्यादा आगे सामने आते हैं। क्या बात। और उन्होंने एक ये बात भी बोली कि अगर कोई सही बोल रहा है उसे तो बोलने दो, लेकिन साथ ही साथ जो अगर कोई गलत बोल रहा है उसको भी अपनी बात रखने की आज़ादी होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई सही बोल रहा है तो कहीं ना कहीं सबको पता लग जाएगा कि ये बात सच है, और जो इंसान गलत बोल रहा है उसको ये पता लग जाएगा कि जो मैंने बोला है वो गलत बोला और जो सच बात है वो क्या है। तो इस तरह से दोनों तरह के विचार रखने की आज़ादी होनी चाहिए। देखो कितनी अच्छी बात बोली उसने। जैसे कि आपको पता नहीं होगा, शायद अगर हिस्ट्री पढ़ते होंगे बच्चे, गैलीलियो से चर्च ने माफ़ी मंगवाई थी। पता नहीं हिस्ट्री नहीं पढ़ी आपने। गैलीलियो गैली नाम का विद्वान था, उसने घुटने टेके थे चर्च में जाके, ऐसे कान पकड़े थे, भाई जी माफ़ करो, क्योंकि उसने कुछ बोला था पृथ्वी के बारे में। और पादरी का ये मानना था, पोप का ये मानना था, हमारी किताब में ऐसा नहीं लिखा, तू कैसे बोल सकता है ऐसा। कई विद्वानों को सूली पे चढ़ा दिया था उस टाइम, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जो कि बाइबल से मैच नहीं करती थी। यूरोप में अंधकार युग था ना, तो कई बार ऐसे जो महापुरुष होते हैं वो युग से आगे देखते हैं, पर युग के कट्टरपंथी लोग उनको मारते पीटते हैं, क्योंकि वो बोलते तुम ब्लडी फूल हो। चार्ल्स डार्विन ने जब ये बोला ना कि हम बांदर से बने, अगले दिन पता क्या हुआ आपको, झूठ नहीं है, इंग्लैंड में अखबार छपी और एक बांदर बनाया गया, मतलब डार्विन बनाया गया, और डार्विन के पीछे लिंटा लगाया गया और पेड़ में चढ़ के उसको ऐसे दिखाया और बोला, डार्विन बोलता है मेरे पूर्वज क्या है, बांदर है। आज हम सब मानते हैं इस बात को, पर उस टाइम डार्विन की इतनी झंड कराई गई कि क्या बताया जाए। तो मतलब जो लोग अपने टाइम से आगे सोचते हैं ना, उनको अगर आज़ादी नहीं होगी तो चुप रहेंगे, बोल नहीं पाते ना। तो ये बात बोल रहा है जॉन स्टुअर्ट मिल। कहीं ना कहीं जैसे सुकरात का एग्जांपल भी इसमें ले सकते हैं। हाँ, सुकरात का बहुत अच्छी बात। और जैसे सर ने बोला कि इससे कहीं ना कहीं अंधविश्वास वाली चीज़ें भी खत्म होती है, क्योंकि अगर हम अपने विचार रखेंगे और सामने वाले भी अपने विचार रखने की आज़ादी होगी, तो कहीं ना कहीं जो मतभेद होता है या जो अंधविश्वास जैसी चीज़ होती है वो भी खत्म होती है साथ ही साथ। बिल्कुल। और अक्सर आप झूठ क्या बोलना, आप हॉस्टल में देख लो, अगर कोई बच्चे हॉस्टल में रहते हैं या कोई आपकी मीटिंग होती है ग्राम सभा में, जाके देखो, अक्सर लोग डरते हैं मुंह खोलने से। प्रधान ने जो गेम सेट की है, बंदों ने सेट की है, कोई बोलना नहीं चाहता, क्योंकि बोलेंगे तो आप नाराज हो जाएंगे, तो डरते हैं लोग बोलने से। और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये है ऐसी बात बोलने की आज़ादी जो दूसरे को अच्छी लग ही नहीं रही। मीठी बात तो सब सुनते हैं, कड़वी बात बोलने की, सर मुझे आप चोर लग रहे हैं, आपके इरादे मुझे सही नहीं लग रहे, ये बात बोलने की आज़ादी, तभी तो बात सामने आएगी। मीठे मीठे बोलना थोड़ी हुई, मतलब ऐसी बात को बोलना और आपको सुनना जो आप सुनना नहीं चाहते, पर सुननी पड़ेगी भाई तर्क से। आगे बोलो, शाबाश बेटा। फिर इसका एक हार्म प्रिंसिपल में ये भी था लेकिन कि मतलब हमें इतनी भी वो नेगेटिव बात नहीं बोलनी है सामने वाले के लिए, कि मतलब कहीं ना कहीं बाद में हम ही गलत साबित हो जाए, या हाँ। क्योंकि अगर सामने वाला पर्सन ज़्यादा सेंसिटिव है तो कहीं ना कहीं वो उसको हानि पहुंच सकती है ना। हो सकता है कि उस चीज़ को सुनने के बाद वो खुद कोई नुकसान पहुंचाने या सुसाइड ही सुसाइड करने करने की कोशिश। पर ये बड़ा डेंजरस बात है वैसे। नहीं मतलब जैसे मैंने किसी की करप्शन खाली की, वो बोले अब मैं मरने जा रहा हूँ, मेरे को आपने एक्सपोज कर दिया, अब तो मैं जहर ही खाऊंगा। तेरा खा ले भाई, फिर क्या करना। तो करप्शन तो मतलब ये बड़ा मुश्किल है, किसको कहाँ मैंने हर्ट कर दिया, ये भी देखना पड़ेगा ना। इसीलिए जो हार्म प्रिंसिपल में ये बहुत हो रहा है कि किस चीज़ को जैसे सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में डाले, किसको अदर में हाँ, डाले। टफ है ये। जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह में क्या होता है, किसी ने कुछ बोल दिया, इसने जी खुदा की बेइज्जती कर ली, चलो दराट लेके जाओ और इसको काट दो। मेरे खुदा को कुछ बोल दिया इसने, चल पड़े मारने। मतलब अगर किसी इसलिए कि मैं नाराज हो गया आपसे, अब मैं आपको मार सकता हूँ,
ये तो बड़ा मुश्किल है ना फिर। और वहाँ पता क्या हो रहा है, कई बार एक बैंक मैनेजर था बड़ा सख्त, उसने चौकीदार को छुट्टी नहीं दी। क्या नहीं दी? छुट्टी। चौकीदार गुस्से में था। चौकीदार ने ये आरोप लगाया कि इसने ब्लास्फेमी की, वो बोलते हैं इसको शब्द है इसके लिए कुछ, खुदा की बेइज्जती की भाई, और द्राट से उसको बट दिया उसने। और कुछ नहीं हुआ उस चौकीदार को, फूलों की मालाएं पहनाई लोगों ने, वो बहुत बढ़िया, इसने खुदा की गुस्ताख रसूल की बेइज्जती की, इसको हमने मतलब हमारे मोहम्मद साहब की बेइज्जती की, हमने इसको मार दिया। मतलब ये नाराज़गी जो है ना, नाराज़गी कि मैं नाराज़ हो गया तो मैं आपको मार सकता हूँ, ये तो बड़ा मुश्किल नहीं है। कोई बेसिस हो ना उसके, नहीं तो कोई भी किसी को मार सकता है। पत्नी ने खाना गलत बनाया, पति की इज्जत खराब हो गई, पति ने उसको मार दिया। कोई सीमा है इसकी? कहीं गर्लफ्रेंड ने मेरा दिल तोड़ दिया, मेरा धोखा दे दिया, अब इसको छुरे तो मारने पड़ेंगे, क्या करें अब? मेरा दिल टूट गया तो ठीक कर जाके भाई, क्यों मारता है? इसका कोई सीमा नहीं है। ये हर्ट ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल। अच्छा बोलो, शाबाश। और साथ ही साथ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हाँ। उसमें ये भी बोलते हैं जैसे कि अगर मेजॉरिटी जो कोई भी डिसीजन ले रही है, हाँ। उसका डिसीजन उतना ही सुनना जाना चाहिए जितना कि अगर कोई एक पर्सन है वो माइनॉरिटी जितना, मतलब उन दोनों को सुनना जाना चाहिए, हाँ। चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कोई मेजॉरिटी के द्वारा लिया गया डिसीजन हो। दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। दोनों पक्ष। अच्छा, अब लास्ट क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिटी में यही है कि हर एक इंडिविजुअल है वो अलग है, क्योंकि हर एक इंसान अलग अलग है। कोई भी, जैसे कि अगर हम यहाँ बैठे हैं तो सब में कुछ ना कुछ अलग अलग क्वालिटीज़ है। हम इनफैक्ट हम ये भी नहीं बोल सकते कि जो दो ट्विन्स है वो पूरे सेम होंगे। नहीं यार। अच्छा, आप में क्या अलग क्वालिटी भाई बताओ ज़रा, क्या विशेषता, क्या आपकी हॉबी क्या है विशेष? कोई हॉबी है सर आपकी? क्या हॉबी है आपकी? गाने सुनना, गेम खेलना। गेम कौन सी खेलते हैं आप? पबजी? क्रिकेट खेलते हैं। आपकी क्या हॉबी सर? मेरी सर गाने सुनना? नहीं सर, धूप में बैठना। धूप में बैठना। देखो, हाँ ये साबित हो गया, दो लोगों के विचार अलग अलग है, तो मतलब सब लोग सेम नहीं है, सब बोल रहे हैं। अच्छा, इसलिए जो मतलब जेएस मिल ये बोलते हैं कि हमें जो इंडिविजुअलिटी को मतलब प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए। हाँ, बजाय लोगों को भीड़ बनाने के कि हाँ जी बच्चों समझ आ गया, सब बोलेंगे यस सर, यस मैडम, ऐसे के बजाय ऐसे कांडी लोग हाथ खड़े करे, सर समझ नहीं आ रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब ऐसे, मतलब व्यक्ति पैदा किए जाए, ना कि भीड़ पैदा की जाए। भीड़ ना बेटा, भीड़ देखती कहाँ को जा रहे हैं सारे, वो अपना तर्क नहीं लगाती, तो मिल जाता था व्यक्ति पैदा हो जो कि अपने व्यक्तित्व के साथ से चले, ना कि भीड़ के साथ चले। ठीक है ना? तो ये उनकी सोच थी, क्योंकि मॉडर्न टाइम में जो कम्युनिज्म ने जुल्म किया दुनिया में, जो लोग काटे मारे, राष्ट्रवाद के नाम पे हिटलर ने जो कांड किए, वो सब किसके ऊपर किए कि हम सब बराबर हैं और जो हमने बोल दिया वो फाइनल है, और किसी ने फिर उस पर प्रश्न उठाने की हिम्मत नहीं की। तो हमें चाहिए व्यक्ति होने चाहिए, है ना? शाबाश बेटा। और इसीलिए जो जेएस मिल थे वो कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है उसको मतलब एक तरह से पूरा सही नहीं मानते, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की बात उन्होंने। हाँ, भीड़ तंत्र नहीं मानते वो, प्रतिनिधि लोकतंत्र होना चाहिए, है ना? डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और साथ जब 19th सेंचुरी में मतलब कि हमने देखा कि जो इक्वालिटी की बात ज़्यादातर चली थी, हाँ। तो कहीं ना कहीं जेएस मिल मानते हैं कि इक्वालिटी उतनी सही नहीं होती, हाँ। क्योंकि इक्वालिटी की जगह से अब नई टर्म है इक्विटी। हाँ, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि इक्वालिटी का मतलब जैसे अगर हम सारे भी यहाँ बैठे हैं, अगर हम बोले कि सभी को, अगर हम कोई भी रिसोर्सेज मानो कोई भी एक रिसोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो पर ज़रूरी थोड़ा ना कि सबको वही चाहिए या उसी लिमिट में चाहिए होगा। हाँ। क्योंकि सबके अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना यहाँ पर, कि कईयों को वो चीज़ नहीं चाहिए होगी, कईयों को हो सकता है कि वो चीज़ चाहिए। क्या आप उस वर्ड को लिख सकते हैं वहाँ पर जो आपने शब्द यूज़ किया, इक्विटी? है ना, देखो ये वर्ड देखो कितना शब्द यूज़ किया इन्होंने, इक्विटी। एक होता है इक्विटी और एक होता है इक्वालिटी। जरा इसका फर्क देखिए बेटा डिक्शनरी में ना। बहुत इक्वालिटी का मतलब होता है कि जब हम सबको समान मतलब कि सेम रिसोर्सेज जब हम बांटे सभी को, जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे सभी को अगर पाँच हाँ, चपाती खानी है, ठीक पर है। अब जरूरी थोड़ा ना है कि यहाँ पे सारे 5 चपाती खाते हो। हाँ, कोई 2 भी खा सकता है। हाँ, कोई 2 भी खा सकता है, कोई ज़्यादा भी खा सकता है। तो वैसे तो इक्विटी में वैसा होता है कि जिसको जो चाहिए उसको उसी तरह से मिलना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी नीड है, सबको अपनी अपनी ज़रूरतें हैं। तो ये बात उन्होंने की थी फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअलिटी में। और बस ये उन्होंने ये बात भी बोली कि जितना ज़्यादा इंडिविजुअल डिफरेंस होगा किसी सोसाइटी में, उतनी ही ज़्यादा वो सोसाइटी जो है वो ग्रोथ समृद्ध होगी, जितनी ज़्यादा। बहुत अच्छा। आपका नाम बता दो लास्ट में। सिमरन, बहुत बहुत धन्यवाद।